विमेंस ओडीआई वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच नंबर 2 जो कि खेला जाएगा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होगा डीवाई पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई के उस मैदान पर जहां पर अभी तक 2 कंप्लीट मुकाबले हो चुके हैं। लास्ट वाला मैच यहां पर जो होना था इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, वो मैच हुआ भी, काफ़ी बार बारिश की वजह से वहां पर बाधा पड़ी और अंत में वो मैच अबेंडन हो गया। लेकिन क्या आज के इस मैच में भी बारिश का साया है, जो कि इस मैच के लिए रिजर्व डे भी रखा गया है। मतलब ये जो सेमीफाइनल मैच नंबर 2 है जो डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेला जाएगा ना, ये किसी न किसी तरह से इसको पूरा तो जरूर कराया जाएगा, इस बात को लेकर के कोई डाउट है नहीं। रिजर्व डे इसीलिए रखा गया है। लेकिन आज के इस मैच के अंदर जब सेमीफाइनल का मैच हो, एक तरीके से आप इसको कह सकते हैं कि नॉकआउट मैच है या प्रेशर मैच है, तो ऐसे सिचुएशन में ना सामने कोई भी टीम हो, इवन इंडियन टीम भी हो, लेकिन दूसरी टीम अगर ऑस्ट्रेलिया है, तो यहां पर आपको ना तो किसी डेटा की जरूरत है, ना तो किसी एनालिसिस की जरूरत है कि कौन सी टीम फेवरेट है बेसिकली। क्योंकि प्रेशर को अगर आप हैंडल करने के मामले में देखें या ओवरऑल परफॉर्मेंस के बेसिस पर बात करें, तो ऑस्ट्रेलिया टीम बहुत आगे निकल जाती है दुनिया की किसी भी टीम से, इवन इंडियन टीम से भी। हालांकि इंडियन टीम की भी बैटिंग और बॉलिंग ओवरऑल इतने अच्छे फॉर्म में है कि ये टक्कर दे सकती है, जो कि इस वर्ल्ड कप में देखने को मिला। हालांकि प्रेशर सिचुएशन में हैंडल करने की बात करें तो वहां पर इंडियन टीम इस वर्ल्ड कप में भी पीछे जाते दिखाई पड़ी है। 3 मैचेस तो उन्होंने ऐसे खेले हैं जो जीते हुए मैचेस थे। एक तो ऑस्ट्रेलिया के ही खिलाफ था, उसमें खराब बॉलिंग ने हरा दिया इंडिया को, और उसके बाद एक साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच हुआ, एक और मैच जो ये लोग हारे, उसमें भी इंग्लैंड के खिलाफ केवल 4 रन से हारे, और साउथ अफ्रीका से तो एक बार लगा था मैच जीत गए हैं। बाद में नडाइन डिक्लर्क ना करके कमाल की पारी खेली, तो चोक करते दिखाई पड़ी है इंडियन टीम बेसिकली प्रेशर सिचुएशन में। तो निश्चित तौर पर इसमें तो कोई कहने की बात है नहीं कि कौन कितना प्रेशर बेहतर हैंडल करता है। और बाकी जो मैं मैदान के बारे में बात कर रहा था, 30 अक्टूबर को शाम को 3 बजे से ये सेमीफाइनल मैच नंबर 2 खेला जाएगा ना, तो वेदर का सबसे पहले अपडेट अगर आपको मैं दूं तो बारिश की संभावना तो है, लेकिन मैच के शुरू होने के काफी पहले तक, यानी कि सुबह के टाइम पर बारिश की संभावना है। फिलहाल जो वेदर फोरकास्ट है वो यही बताता है कि इस मैच के स्टार्टिंग टाइम से करीब 1-2 घंटे पहले तक ही बारिश रुक जाने वाली है, और उसके बाद बारिश होगी नहीं। आसमान पर बादल थोड़े बहुत जरूर होंगे, और आसमान पर अगर बादल हो, विमेंस क्रिकेट हो और पिच ऐसी हो लाल मिट्टी वाली जहां पर घास तो काफी कम है, लेकिन जो मिट्टी है वो थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, इस तरीके के वेदर में ना, तो यहां पर शुरुआत में पेसर्स को, खास करके सीम बॉलर को, जो सीम पर गेंद लैंड कराती हो, जैसे क्रांति गौड़ हो गई, रेणुका सिंह ठाकुर हो गई, या सामने की टीम से मेगन सूट हो गई, तो वो शुरुआती कुछ ओवर्स में मदद ले सकती हैं। लेकिन इस तरीके के वेदर में सॉफ्ट मिट्टी वाली पिच पर, जो कि लाल मिट्टी को जहां पर ठीक ठाक बाउंस भी होना, तो वहां पर स्पिनर्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ। ये सीधे सीधे आप वेदर को इंक्लूड करके पिच के बारे में सीधा सीधा आप समझ जाइए। बाकी जो 2 मुकाबले यहां पर खेले जा चुके हैं, जिसमें पहला मुकाबला श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच में हुआ था, श्रीलंका 202 रन बना करके ऑल आउट हो गई, 7 विकेट उसमें से स्पिनर्स लेकर के गई थी, और उसके बाद बांग्लादेश की टीम 195 रन ही बना पाई, और उसमें भी स्पिनर्स का ही रोल आया था सेकेंड इनिंग में जाकर के। और इस मैच में भी आसमान पर बादल थे, और यहां पर पहली इनिंग में 64 पर 1, तो सेकेंड इनिंग में 23 पर 1 रन बने पहले 10 ओवर के पावर प्ले में। और उसके बाद जो सेकंड मैच यहां पर कंप्लीट हुआ वो था इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। वेदर पूरी तरह से क्लियर था और तगड़ी बैटिंग पिच थी, लाल मिट्टी वाली ऐसी पिचेस ना, अगर इस पर धूप पड़ जाए पूरी दिन, 3 बजे से मैच शुरू होने वाला है और पूरा दिन अगर धूप पड़ी रहे, तो ये पिच कुछ इस तरीके का स्कोरिंग पैटर्न यहां पर निकालती है, जहां पर 300 प्लस का भी स्कोर इजीली बनता है। इंडिया ने 340 रन तो बनाया 3 विकेट के नुकसान पर, पावर प्ले में 40 रन बनाए थे केवल 10 ओवर में, लेकिन उसके बावजूद एक्सीलरेशन बहुत अच्छा हुआ। लेकिन उसके बाद बांग्लादेश की टीम भी 271 रन बना पाई। ये एक बड़ा एक रीजन रहा कि यहां पर वेदर कैसा होगा उस पर सब कुछ डिपेंड करता है। अगर आसमान पर बादल है, बारिश शुरू में हो रही है, तो इस तरीके का मैच देखना पड़ेगा, देखने को मिलेगा। और अगर आसमान पूरी तरह से साफ है, दिन भर धूप पड़ी है, कोई नमी पिच पर नहीं है, तो इस तरीके की स्कोरिंग आपको यहां पर देखने को मिलेगी। तो ये देखना बहुत जरूरी है आज के इस मैच के शुरू होने के पहले कि टॉस के बाद जब पिच रिपोर्ट आएगा और वेदर अपडेट आएगा, तो वो है क्या एक्चुअली, पिच कैसी है, वेदर कैसा है, वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बता दूंगा टॉस के बाद। लिंक आपको मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है वहीं पर मिलेगा, तो जाकर के जल्दी नीचे ज्वाइन कर लीजिए, क्लिक करके लिंक्स को। और बाकी फाइनल टीम भी मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर मिलेगी, तो दोनों को जाकर के ज्वाइन जरूर करिए और फाइनल टीम लीजिए, वेदर अपडेट लीजिए। फिलहाल एक बड़ा चेंज है इंडियन टीम के अंदर, अगर आपको याद हो तो पिछला वाला मैच जो बांग्लादेश के ही खिलाफ हो रहा था, जो हो नहीं पाया इसी मैदान पर, तो प्रतिका रावल को अच्छी खासी इंजरी हुई थी, वो मैदान से बाहर चली गई। उसके बाद अमनजोत कौर ने किया था ओपन, और उसी वजह से प्रतिका रावल रूल्ड आउट हो गई है वर्ल्ड कप से, और उनकी जहां पर रिप्लेसमेंट आई है लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट शेफाली वर्मा, ये फिलहाल अब ओपन करते दिखाई पड़ सकती है स्मृति मंदाना के साथ। बाकी हरलीन देओल है, हरमनप्रीत कौर
है, जमाइमा है, रिचा है, दीप्ति शर्मा है और बाकी इंडियन बॉलिंग, जिसमें मुझे लगता है कि 2 पेसर्स इंडियन टीम खिलाएगी आज के इस मैच में। हालांकि वेदर पर भी काफ़ी चीज़ें डिपेंड करेंगी। बाकी श्री चरनी और स्नेह राणा तो आपको खेलती दिखाई पड़ेंगी ही। बाकी ऑप्शन जो है उसमें उमा छेत्री, जो कि मुझे नहीं लगता खेलेंगी। राधा यादव अभी बांग्लादेश के खिलाफ इसी मैदान पर जबरदस्त बॉलिंग इन्होंने करी है, तो देखना पड़ेगा कि क्या रेणुका सिंह ठाकुर को खिलाते हैं या राधा यादव को। बाकी अमनजोत कौर भी एक ऑप्शन है और अरुंधति रेड्डी तो बहुत ही अच्छी ऑप्शन है स्पेसिफिकली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। क्यों, उसके बारे में आगे देखेंगे। बाकी जो पिछले मैच में बॉलिंग हुई इसी मैदान पर वो आप देख सकते हैं, रेणुका सिंह, दीप्ति शर्मा, अमनजोत कौर मुझे लगता नहीं कि आज खेल पाएंगे, लेकिन देखना पड़ेगा। और बाकी श्री चरनी और राधा यादव चूंकि पिछले मैच में खेली थी और आज उम्मीद है कि राधा यादव के जहां पर चेंज होगा, दूसरी बॉलर जो आपको मैंने दिखाया प्लेइंग इलेवन के टाइम पर वो आएंगी, तो देखना पड़ेगा। लेकिन जो पिछले मैच में बॉलिंग हुई उसका सारा डेटा कि किसने किस किस ओवर में आकर के बॉलिंग करी वो आप यहां पर देख सकते हैं। और उसके बाद आकर के करियर का आंकड़ा जो इस वर्ल्ड कप के शुरू होने के पहले का है, इंडियन सभी प्लेयर्स का आप चाहे तो देख सकते हैं कि ओडीआई फॉर्मेट में कितने मैचेस खेले, कितने रन बनाए, क्या एवरेज रहा, और वो एवरेज पहली इनिंग में कैसा है, सेकंड इनिंग में कैसा है, हर एक बैटर का और बॉलर का भी कि कितनी मैचेस खेली, कितनी विकेटें चटकाई, और साथ ही साथ पहली इनिंग में कितनी गेंदें लग रही हैं ऑन एन एवरेज 1 विकेट निकालने में, सेकंड इनिंग में कितनी गेंदें लग रही हैं ऑन एन एवरेज 1 विकेट निकालने में, अभी तक के पूरे करियर में इस वर्ल्ड कप के पहले, वो सारा डेटा यहाँ पर आपको मिलेगा। और चीज़ें आपको मैंने समझा दी है कि देखना कैसा है, लिखी हुई चीज़ें पढ़ने का तो कोई मतलब है नहीं, तो वीडियो को यहीं पर रोकिएगा और पूरा ध्यान से या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो खुद से करियर को देख करके आप लगाइए अंदाजा कि कौन सी प्लेयर क्या एबिलिटी लेकर के आती है वर्ल्ड कप के पहले से। लेकिन इस वर्ल्ड कप में इन लोगों ने क्या किया, जैसे अभी आपने पीछे क्या देखा, क्रांति गौड़ के 8 में से 15 विकेटें थी इस वर्ल्ड कप के पहले, और इस वर्ल्ड कप में क्या इन्होंने वो परफॉर्मेंस दोहराई, वही चीज यहाँ पर देखना सबसे जरूरी है। तो किसी प्लेयर के बारे में आप जजमेंट ले सकते हैं। तो एक्चुअली इन्होंने किया, पहले 3 मैच में खास करके 2 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट की परफॉर्मेंस दी। बीच में एक थोड़ा सा इनका फेस डल हुआ जहां पर 2 मैच में 1 भी विकेट नहीं मिला, लेकिन फिर से इन्होंने वापसी करी और 2 विकेटें निकाली। तो इस वर्ल्ड कप में भी टोटल 6 मैचेस ये खेल चुकी हैं और अगर आप देखें तो 8 विकेट निकाल चुकी हैं। तो परफॉर्मेंस तो उन्होंने निश्चित तौर पर करी है, इसमें कोई डाउट है नहीं। और उसी में स्नेह राणा की भी बात कर ले तो 1 विकेट, 0 विकेट, 8 रन कोई विकेट नहीं, 33 रन 2 विकेट, 20 रन 2 विकेट, 28 के बाद कोई 2 विकेट, ये परफॉर्मेंस इनकी आई है। जिसमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक खेले गए मैच में कुछ खास कमाल कर नहीं पाई थी। और ओवरऑल पूरी की पूरी बैटिंग ऑर्डर को भी देखे ना तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो स्मृति मंदाना ने शानदार 80 प्लस की इनिंग खेली थी, उसके अलावा भी 34 ना बाद 109, 88, 80, शुरुआती 3 मैचेस उतने अच्छे नहीं गए थे, तो जबरदस्त फॉर्म में ये तो दिखाई पड़ा है। शेफाली वर्मा जो ज्वाइन कर रही है अब टीम को, शायद ओपन भी कर जाएंगी, ये भी रिसेंट टाइम में काफी ठीक ठाक फॉर्म में रही हैं, लेकिन क्या ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इतनी वर्थ होंगी या नहीं वो भी आगे देखेंगे। बाकी हरलीन दुल का भी शुरुआत लगातार अच्छा कर रही है, बड़ा स्कोर नहीं कन्वर्ट कर पा रही। हरमनप्रीत कौर ने 10, 70, 22, 9, 19 और 21 की जो पारियां खेली हैं वो दिखाता है कि ये बहुत अच्छे फेज में तो नहीं है, कम से कम कंसिस्टेंसी के मामले में। और बाकी जेमाइमा रोड्रिग्स जो पहले 4 मैच में 2 बार बिना खाता खोले आउट हो गई, 2 अच्छी 30 प्लस की इनिंग खेली और फिर एक मैच में आकर के 76 नाबाद की धमाकेदार पारी खेल दी इन्होंने और दिखा दिया कि कितने कमाल के फॉर्म में आ चुकी हैं। तो निश्चित तौर पर ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। बाकी ऋचा घोष, ये निश्चित तौर पर चूंकि उतनी बैटिंग इनकी आती नहीं, लेकिन ओवरऑल फॉर्म में है, इसको लेकर के कोई डाउट है नहीं। तो ऋचा घोष को भी मैं हाईली रेट करूंगा इस मैच के लिए। बाकी दीप्ति शर्मा के बारे में कोई डाउट नहीं है, स्नेह राणा को लेकर के मुझे कोई डाउट नहीं है, और इवन क्रांति गौड़ को भी मैं उसी कैटेगरी में रखूंगा। लेकिन देखना ये भी पड़ेगा कि किस इनिंग की बॉलिंग है। और बाकी श्री चरनी भी एक स्पिनर के तौर पर काफी अच्छे फॉर्म में है, वो चीज यहाँ पर क्लियर होती है। रेणुका सिंह ठाकुर इस तरीके की पिच की एक आइडियल बॉलर है, लेकिन ये खेलेंगी कि नहीं खेलेंगी ये देखना पड़ेगा। पिछले 2 मैच में 3 विकेट ले चुकी हैं। राधा यादव ने पिछले मैच में इसी मैदान पर 3 विकेट लिया बांग्लादेश के खिलाफ। अमनजोत कौर को अगर आप देखें तो ये भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस देती रही हैं। हालांकि राधा यादव को लेकर के आप ये कह सकते हैं कि परफॉर्मर है पिछले मैच की, तो इनको खिला लीजिए। लेकिन राधा यादव के साथ दिक्कत ये रही है कि इनके पास उतनी टर्न होती नहीं, आर्म बॉलें अच्छी करते हैं, फील्डर बहुत अच्छी हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है ना वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग ओवरऑल बहुत अच्छा खेलती है, तो शायद इसी वजह से इनको मौका मिले नहीं। लेकिन जब बात आती है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने को लेकर के, तब अगर आप राधा यादव के आंकड़े अगर आप देखें कहीं जाकर के, तो वो आपको समझ में आएगा कि कैसी परफॉर्मेंस होती है। लेकिन फिलहाल एक एक करके देखेंगे हम हर एक प्लेयर की, जिसमें राधा यादव की हम बात कर ही रहे, तो देखें ना आंकड़े इनके 3 मैच में केवल 1 विकेट है, और यही एक रीजन है कि शायद राधा यादव को प्लेइंग में रखा भी ना जाए और खेले भी नहीं। और बाकी लेकिन उसी में एक और प्लेयर आती है श्री चरनी, उनके कैसे आंकड़े हैं वो भी देखना जरूरी है। और वो अगर आप देखें तो ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 मैच खेल करके 3 विकेट ले चुके हैं। हालांकि ये भी आंकड़े बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, क्योंकि नई बॉलर है तो शायद ऑस्ट्रेलियन बैटर्स ने विकेट दी इनको। तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा खेलती है। तो मुझे केवल
श्री चरनी की ही जगह बनते दिखाई पड़ रही है टीम के अंदर। बाकी स्मृति मंदाना के नंबर जबरदस्त हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 50 का एवरेज है। शेफाली वर्मा कभी कुछ खास कर नहीं पाई। हरलीन देओल के भी 8 मैच केवल 183 रन है, 54 का हाईएस्ट स्कोर है। लेकिन हरमनप्रीत कौर के आंकड़े ओवरऑल ठीक ठाक है, 36 का एवरेज है। दीप्ति शर्मा एक ऑलराउंडर के तौर पर ही सीधे टीम में जगह बना जाती है। ऋचा घोष के भी 14 मैच में 382 रन है, 29 का एवरेज है। बाकी अरुंधति रेड्डी के आंकड़े जो आपको मैं शुरू में कह रहा था ना, ये हमेशा ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन होती है अगर खेलती हैं तो। 3 मैच में 8 विकेट ले चुके हैं। बाकी स्नेह राणा की 11 मैच में केवल 7 विकेट हैं। नंबर्स थोड़े से क्रांति गौड़ के अच्छे हैं, 3 मैच में 5 विकेट। रेणुका सिंह ठाकुर के आंकड़े थोड़े एवरेज आप कह सकते हैं। बाकी अमनजोत कौर और जेमामा खास करके काफी ठीक ठाक परफॉर्मेंस देती रही है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो ये कुछ अंडरलाइंड परफॉर्मेंसेज हैं जो हेड टू हेड की वो बताती है कि ये कुछ ऐसी खास प्लेयर्स हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बढ़िया परफॉर्मेंस देती रही है। बाकी इस मैदान पर तो देखेंगे तो एक ही कंप्लीट मैच खेला इंडियन टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो निश्चित तौर पर इस मैदान पर जो वो स्कोरिंग हुई थी, जैसे स्मृति मंदाना के 109 रन और बाकी प्लेयरों की जो एक एक मैच की परफॉर्मेंस है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद आकर के वीकनेसेस को देखिए, जिसमें स्मृति मंदाना की बात करें तो ये मेगन स्टोट की 167 गेंद पर 139 रन बना करके 4 बार आउट हुई हैं। तो निश्चित तौर पर आप ये कह सकते हैं कि बढ़िया खेलती हैं। मेगन स्टोट के खिलाफ विकेट दी हैं लेकिन रन भी बनाए हैं। और इवन एशले गार्डर पर भी 5 बार आउट हुई हैं, 164 रन बना करके। एलाना किंग पर 24 रन बना करके एक बार। मोलिन्यूक्स को तो उन्होंने अच्छे खासे रन बनाए हैं। इनकी एक जो कमजोरी वनडे क्रिकेट में खास करके दिखाई पड़ती है वो है लेग स्पिन बॉलिंग। 188 गेंद पर 265 रन बना करके 10 बार आउट हुई हैं। हालांकि उसमें भी ना सिर्फ इनका स्ट्राइक रेट जबरदस्त है, बहुत ही कमाल का है, बल्कि एवरेज भी 27 का है। तो ये देखने को मिलता है कि ओवरऑल इनकी कोई खास वीकनेस है नहीं, ओवरऑल बहुत अच्छा खेलती है। लेग स्पिन पर थोड़े से आंकड़े बाकी बॉलर्स के कंपेयर में थोड़े से खराब है। बाकी शेफाली वर्मा मोलिन्यूक्स की 21 गेंद पर 10 रन बना करके 2 बार आउट हो चुकी हैं। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग इनकी वैसे भी एक वीकनेस है, इवन लेग स्पिन बॉलिंग भी। बाकी हरलीन देओल को भी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर दिक्कतें रही हैं। और चाहे इंडियन मेंस टीम की बात करें चाहे विमेंस की, दोनों की ये कमजोरी है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग। रिसेंट टाइम के जो खिलाड़ी खेलते हैं, बाकी सोफी मोलिन्यूक्स हो गई, मेगन स्टोट, सदरलैंड और एलाना किंग, इन सभी ने इनको सस्ते में आउट किया है हरलीन को। और बाकी जो इंडियन बैटर्स हैं उनके भी नंबर्स को अगर आप देखें वापस चल करके तो हरमनप्रीत कौर की कोई स्पेसिफिक वीकनेस नहीं है, लेकिन मेगन स्टोट पर 5 बार आउट हुई है, 95 रन बना करके। किम गार्थ पर 10 रन बना करके एक बार और सदरलैंड पर 3 बार 28 रन बना करके। बहुत ही खराब आंकड़े इन तीनों के खिलाफ। और जेमाइमा मोलिन्यूक्स पर एक बार आउट हुई है सस्ते में 12 गेंद पर 10 रन बना करके। बाकी किम गार्थ पर एक बार आउट हुई 3 गेंद पर 2 रन बना करके। और इनको मेगन स्टोट को तो उन्होंने अच्छे खासे रन बनाए हैं। और बाकी ऋचा घोष हैं, इनके भी प्लेयर बैटल का डेटा आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि ओवरऑल लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर भी फंसती है। तो ये तो टीम इंडिया थी। और उसके बाद दीप्ति शर्मा भी बची हुई है, इनके भी आंकड़े को आप देख लीजिए। तो इंडियन टीम की बैटिंग की क्या वीकनेस है, ओवरऑल कौन सी प्लेयर कैसे फॉर्म में है, करियर कैसा चला है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कैसा खेले, ये सब कुछ देखने के बाद, जिसमें पिच रिपोर्ट बहुत ध्यान से देखा होगा अगर आपने, तो चीज़ें काफ़ी तक क्लियर होंगी। ऑस्ट्रेलियन टीम की तरफ आए तो इनकी तरफ से भी एक डाउट है, वह है कप्तान एलिसा हेली को लेकर के। पिछले 2 मैच से टीम के लिए खेल नहीं पा रही हैं, इनको भी एक काफ स्ट्रेन वाली इंजरी है। तो देखना पड़ेगा आज अवेलेबल हो पाती है या नहीं। हालांकि लगभग 75 to 80% चांसेस है कि खेलेंगी। और अगर ये खेलेंगे तो ओपन करेंगे फी ब्लिचफील्ड के साथ। बाकी एलिस पेरी, बेथ मूनी, सदरलैंड, गार्डनर, मैकग्राफ वही चिर परिचित टीम है जो कि आपको मेन मैचेस में खेलते दिखाई पड़े, जिसमें ये चारों इनकी मेन बॉलर हैं। और उसमें अगर आप बेंच देखें तो जॉर्जे वेयरहैम, हेदर ग्राहम, डार्सी ब्राउन और जॉर्जे वॉल हैं। और अगर एलिसा हेरी नहीं खेलती हैं तो जॉर्जे वॉल ओपन करेंगी। और बाकी पिछले मैच में जो बॉलिंग इनकी बॉलर्स ने करा, चाहे वो मेगन स्टोट हो, किम गार्थ हो, सदरलैंड हो, किंग हो और एशले गार्डनर, ये तो इनकी 5 मेन बॉलर हैं। और किस किस ओवर में आकर के पिछले मैच बॉलिंग करते दिखाई पड़ी थी वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और बाकी करियर का डेटा, हालांकि मैं कभी नहीं कहता ऑस्ट्रेलियन टीम का करियर का डेटा देखने की जरूरत है, चाहिए तो आप देख लीजिए कैसे देखना है, ये चीज़ आपको मैं समझा चुका हूँ। और उसके बाद रीसेंट फॉर्म को भी मैं तो कहूँगा बिल्कुल जरूरत नहीं है देखने की, क्योंकि इनके पास इतनी सारी यूटिलिटी प्लेयर हैं। बिना देखे अगर आपको मैं बताऊं तो अभी एलिसा हेली ने इंडिया के ही खिलाफ एक सेंचुरी लगाई थी, फिर एक बैक टू बैक दूसरी सेंचुरी लगाई थी, लेकिन उसके बाद इंजरी की वजह से अगले 2 मैच में खेली नहीं है। तो फॉर्म में तो तगड़ी हैं। बाकी फी ब्लिचफील्ड की बात करें तो ये हालांकि इंडिया के खिलाफ अच्छा खेलती हैं, नंबर्स भी ठीक ठाक हैं, पिछले 2 मैच में नहीं चली हैं, लेकिन एक ट्रम्प कैटेगरी में आती है। और ट्रम्प कैटेगरी में ना कुछ ही प्लेयर हैं जो आती हैं, लेकिन उसमें अगर हम बात करें यहाँ पर चाहे सदरलैंड हो, चाहे वो एशले गार्डनर हो, चाहे वो सोफी मोलिन्यूक्स हो, और जो इंडियन बॉलिंग की एक थोड़ी सी वीक बैटिंग की जो थोड़ी सी एक वीकनेस लेग स्पिन भी है, तो उसमें एलाना किंग को भी इंक्लूड कर दीजिए। ये 4 तो ऐसी बेस्ट ऑप्शंस हैं ना ऑस्ट्रेलियन टीम के अंदर, इनको आप कतई इग्नोर नहीं कर सकते। और इनको लेने के लिए आपको आंकड़े भी देखने की जरूरत नहीं है, जो कि निश्चित तौर पर वैसे भी बहुत ही कमाल के हैं। एलाना किंग ने तो अभी 7 विकेटें ली हैं एक ही मैच में। और इसके अलावा जो ऑप्शन है, चाहे बेथ मूनी हो, एलिस पेरी हो, एलिसा हेली हो, फी ब्लिचफील्ड हो, उसमें फी ब्लिचफील्ड तो एक
ट्रम्प ही हैं, जो कि अगर आप 6 टीम बना रहे हैं तो 2 टीम में आप रख सकते हैं। स्मॉल लीग में तो इनको मैं सजेस्ट करूंगा नहीं, चूंकि उसके अलावा भी आपके पास तगड़े 3 नाम हैं जो कि बहुत ही कमाल के फॉर्म में उसमें से 2, और हालांकि एलिस पेरी थोड़ा सा डाउन चल रही हैं, और बाकी तालिया मैकग्रा ये भी एक ट्रम्प ऑप्शन है, किसी एक या 2 टीम में ले जाने लायक। स्मॉल लीग के लिए मैं प्रेफर करूंगा नहीं। और बाकी किम गार्थ और मेगन स्टुड भी हैं, और अगर आपने ध्यान से प्लेयर बैटल देखा हो इंडियन बैटर्स का ना, तो मेगन स्टुड को तो लगभग सभी ने बेहतरीन खेला है, हरमनप्रीत कौर को छोड़ करके। लेकिन किम गार्थ गेम में आती है इंडियन बॉलिंग बैटिंग के खिलाफ, स्पेसिफिकली डेथ ओवर्स में। और बाकी जो बेंच की प्लेयर है इसमें से कोई खेलता दिखाई तो पड़ नहीं रहा, तो मुझे लगता नहीं कि इनके ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि जॉर्जिया वॉल ये 38 नाबाद की एक मैच विनिंग इनिंग पिछले वाले मैच में खेल करके आई हैं, तो निश्चित तौर पर अगर ओपन करते हैं एलिसा हेली के नहीं खेलने की वजह से, तो इन पर ध्यान आपको रखना है। और वह ध्यान क्यों रखना है उसका रीजन अभी आपको मैं बताता हूं कि और इंडिया के खिलाफ इन्होंने क्या किया हुआ है एक्चुअली, और आगे आकर के हेड टू हेड में देखेंगे तो वो चीज आपको दिखाई पड़ेगी। और बाकी ओवरऑल हेड टू हेड के आंकड़े में मैं तो कहूंगा बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, पीछे चीजें आपको मैंने क्लियर करी हुई हैं। लेकिन फिर भी जो डेटा है वो आपके सामने है। जॉर्जिया वॉल के 5 मैचेस में 254 रन 101 का हाईएस्ट स्कोर। इंडिया के खिलाफ जो इन्होंने अपना करियर डेब्यू किया था ना, उसी सीरीज में इन्होंने सेंचुरी लगा दी थी। और बाकी प्लेयर्स का भी सारा करियर का डेटा आपके सामने है, जिसमें कुछ वीकनेसेस हैं, जैसे जॉर्जिया वैरम की इंडिया के खिलाफ 7 मैच में 8 विकेट है, ये इसको मैं खराब आंकड़ा ही मानूंगा। और बाकी तालिया मैकग्रा चूंकि उतनी बैटिंग बॉलिंग आती नहीं इंडिया के खिलाफ या किसी भी टीम के खिलाफ, तो 12 मैच 335 रन उसके बावजूद हैं, विकेटें केवल 7 हैं। बाकी सभी की परफॉर्मेंसेज इतनी इनक्रेडिबल हैं कि ज्यादा कुछ कहने की जरूरत है नहीं। ग्रेस हैरिस भी 4 मैच 3 रन 2 विकेटें हैं, हालांकि ये तो फिलहाल है नहीं। और उसके बाद आकर के बाकी जो प्लेयर्स हैं उनके वेन्यू के आंकड़े देखें तो वो आपको देखने को मिलेगा नहीं, क्योंकि इस मैदान पर अभी फिलहाल ये टीम खेली नहीं है। लेकिन उसके बाद वीकनेसेस को देखें तो वो आपके सामने, जिसमें फीबल स्पीड इंडियन बॉलिंग को जब फेस करेंगी, तो श्री चरनी की 14 गेंद पर 16 रन बनाकर के एक बार आउट हो चुकी हैं, और स्नेह राणा पर थोड़ी सी दिक्कत इनको हुई है, 50 रन बनाकर के 2 बार। बाकी चाहे वो दीप्ति हो, चाहे रेणुका सिंह ठाकुर हो, चाहे दूसरी बॉलर हो, सभी को शानदार खेला है। बाकी एलिसा हेली भी अगर आप देखें तो ओवरऑल श्री चरनी पर थोड़ा सा फंसी जरूर है, लेकिन बाकी सभी बॉलर्स को इन्होंने जम करके रन बनाए हैं। और बाकी जॉर्जिया वॉल लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर थोड़ा फंसती जरूर है, लेकिन वो चाहे वो अरुंधति हो जिन पर 21 रन बना करके एक बार आउट हुई हैं, 68 रन बना करके एक बार आउट हुई रेणुका पर, और स्नेह राणा पर भी 16 रन बना करके एक बार, तो किसी के खिलाफ इंडियन बॉलिंग के खिलाफ इनको खास दिक्कतें रही नहीं है। और बाकी बेथ मुनी, एलिस पेरी और एनाबे सदरलैंड की भी नंबर्स अगर आप देखें प्लेयर बैटल के, तो एक चीज दिखाई पड़ेगी कि कोई स्पेसिफिक बॉलिंग के खिलाफ किसी की कोई वीकनेस नहीं है। इंडिविजुअली अगर आप देखें तो यहाँ पर कुछ हद तक थोड़ी सी दिक्कत स्नेह राणा पर रही है बेथ मुनी को, चूंकि वो ऑफ स्पिनर है। और बाकी एलिस पेरी की कोई दिक्कत रही है ओवरऑल तो वो अरुंधति रेड्डी रही हैं और राधा यादव रही हैं। और बाकी एनाबे सदरलैंड की बात करें तो ये अमन जोत पर एक बार सस्ते में आउट हुई हैं। बाकी सभी बॉलर्स को इन लोगों ने जम करके खेला है और तगड़े रन बनाए हैं। तो ओवरऑल टीम तो ऑस्ट्रेलिया की ही फेवरेट है, जिसमें तालिया मैकग्रा और स्लेक गार्डनर का भी प्लेयर बैटल का डेटा आप देख सकते हैं। लेकिन इंडियन टीम में निश्चित तौर पर टक्कर देने वाली है, कमजोर टीम तो है नहीं। बेसिकली प्रेशर सिचुएशन को कौन हैंडल करेगा, सब कुछ उसी पर डिपेंड करेगा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया टीम बहुत आगे है। कप्तान की इसी वजह से जो सबसे सेफ ऑप्शन जो है वो सदरलैंड और दीप्ति शर्मा होंगे, दोनों ऑलराउंडर हैं। लेकिन इसी में कुछ और ऑप्शन जैसे एलिस पेरी हो गई, जिनकी एक अच्छी परफॉर्मेंस ड्यू है। तो निश्चित तौर पर जो लॉ ऑफ एवरेजेस है ना, वो निश्चित तौर पर कहता है कि एलिस पेरी को आज चलना चाहिए। बाकी हरमनप्रीत और बेथ मुनी भी एक ऑप्शन है, और बाकी स्लेक गार्डनर तो है ही। तो जो भी अपडेट टॉस को लेकर के होगा, वेदर के लेकर के होगा, पिच को लेकर के होगा, वो तो आपको मैं बताऊंगा अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर, वहीं पर अपनी फाइनल टीम में दूंगा। तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। तो जाकर के ज्वाइन हो जाइए। उससे भी इंपॉर्टेंट है कि वीडियो शुरू से तक पूरा देखिए, वहीं पर आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो फिलहाल ये वीडियो यहीं पर करते हैं खत्म, चलते हैं, नमस्कार।